तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी यानी पुष्पी पादा में लैंगिक जनन, इसको 2 क्लास हो चुका है। आज तीसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज 3 क्लास पीछे अगर आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ से बेहतर समझ में आएगा। तो हाँ, आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे, फूल के टोटल 4 चक्र होते हैं। कितना? 4 चक्र होते हैं। फूल के कितना? 4 चक्र होते हैं। उसमें पहला पढ़े थे बादल पुंज, बादल पुंज, और दूसरा पढ़े थे दल पुंज, और तीसरा पढ़े थे पुमांग, और चौथा हो जाएगा आपको जयांग। तो पिछला क्लास में हम लोग बादल पुंज, दल पुंज और पुमांग पूरा डिटेल से पढ़े हैं। एक क्लास में आपको फर्स्ट क्लास में बादल पुंज और दल पुंज और थोड़ा बहुत पुमांग और जयांग के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे। उसके बाद पूरा जयांग के बारे में डिटेल पढ़े हैं। आज हम लोग पुमांग के बारे में डिटेल पढ़े हैं। आज हम लोग जयांग के बारे में पढ़ेंगे। तो पुमांग यानी पुष्प के मेल भाग हो जाएगा ये, और जयांग यानी ये पुष्प के फीमेल पार्ट हो जाएगा, फीमेल पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। देखिए, इसको बोलते हैं क्या? इसको बिरिंत बोलते हैं, और बादल इसको बोलते हैं, और दालपुंज इसको बोलते हैं, और पुमांग में हम लोग पढ़े थे ये फिलामेंट हो जाएगा। पुमांग के 2 भाग होते हैं, फिलामेंट और ये परागकोश यानी एंथर। एंथर। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे पुमांग के बारे में, पुष्प के मेल भाग यानी पुमांग। तो पुमांग के ये 2 भाग होते हैं, ये परागकोश हो जाएगा, ये फिलामेंट। और आज हम लोग जयांग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी फूल के यानी पुष्प के फीमेल पार्ट। चलिए हम लोग आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, गैनोसियम, पुष्प के मेल भाग को जयांग कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या गैनोसियम कहते हैं। तो आप अच्छा से देखिए, गैनोसियम पुष्प के फीमेल पार्ट को गैनोसियम यानी जयांग कहते हैं। तो पुष्प के फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? तो जयांग कहते हैं। पुष्प के फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? तो जयांग कहते हैं। जयांग के टोटल 3 भाग होते हैं। जयांग के 3 संरचना होती है क्या? जयांग के 3 संरचना होती है। पहला आपको हो जाएगा वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, और तीसरा अंडाशय। तो आज जयांग के बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं क्या? आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, जयांग के पुष्प को मादा भाग है यानी फीमेल पार्ट है। क्या फीमेल पार्ट है? तो जयांग पुष्प के मादा भाग यानी फीमेल पार्ट है, जिसकी इकाई स्त्री केसर कहते हैं। यानी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। क्या? स्त्री केसर, स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। तो जयांग की इकाई को क्या स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। तो जयांग की इकाई को क्या स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। तो जयांग की इकाई को क्या स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। देखिए, जिसकी इकाई मतलब इसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। तो जयांग के
इकाई को स्त्रीकेसर या अंडक कहते हैं। प्रत्येक स्त्रीकेसर में 3 संरचना पाई जाती है। प्रत्येक स्त्रीकेसर में 3 संरचना पाई जाती है। तो पहला संरचना हो जाएगा आपको वर्तिकाग्र, और शीर्ष पर आपको वर्तिकाग्र, आधार पर अंडक, और वर्तिका और अंडक को जोड़ने वाली नली को वर्तिका कहते हैं। तो स्त्रीकेसर की 3 संरचना होती है। आपको पहला हो जाएगा वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और अंडक। तो स्त्रीकेसर की कितनी संरचना होती है? तो स्त्रीकेसर की 3 संरचना होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडक। स्त्रीकेसर की कितनी संरचना होती है? 3। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, और तीसरा अंडक। देखिए यहाँ पे ये पुष्प दिख रहा होगा आपको। देखिए, देखिए ये आपका ये आपका क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। ये सबसे ऊपर वाला शीर्ष भाग, यानी पुष्प के फीमेल पार्ट को, शीर्ष का भाग को हम लोग वर्तिकाग्र बोलेंगे। क्या? वर्तिकाग्र। ओ नहीं दिख रहा है, एक मिनट एक मिनट। तो पुष्प के मादा भाग को, शीर्ष का, हम लोग वर्तिकाग्र बोलेंगे। वर्तिकाग्र, इसको अंडाशय बोलते हैं। क्या? अंडाशय या ओवरी। तो इसको क्या बोलते हैं? पुष्प के फीमेल पार्ट को, आधार को, हम लोग अंडाशय बोलते हैं, यानी ओवरी। सबसे ऊपर में वर्तिकाग्र होता है, इंग्लिश में स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल। क्या? स्टाइल। तो इसको वर्तिकाग्र बोलेंगे, इसको वर्तिका बोलेंगे, इसको अंडाशय बोलेंगे, यानी ओवरी। इसको स्टाइल बोलेंगे। तो देखिए, पुष्प के फीमेल पार्ट को हम लोग जयांग कहते हैं। जयांग के जयांग की इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। स्त्रीकेसर के 3 चक्र होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र सबसे ऊपरी, मतलब पुष्प के स्त्रीकेसर के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, और सबसे आधार वाली भाग यानी नीचे वाली भाग को अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय में ही अंडा, ये सब बीजांड, ये सब के बारे में पढ़ना है। और वर्तिकाग्र और अंडाशय के जोड़ने वाली नली को हम लोग वर्तिका कहते हैं। तो वर्तिकाग्र और अंडाशय के जोड़ने वाली नली को हम लोग वर्तिका कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको, इससे आगे चलते हैं। हम लोग बीजांड की संरचना देखने वाले हैं। तो बीजांड इसी में रहता है, अंडाशय में ही अंदर की संरचना को बीजांड कहते हैं। तो हम लोग अब बीजांड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीजांड की संरचना। देखिए बीजांड की संरचना ये है। देखिए बीजांड की संरचना है।
देखिए बीजांड की संरचना है। ये क्या है? बीजांड की संरचना। यही हम लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बीजांड की संरचना। इसमें बीजांड वृत्त क्या होता है, नाभिका क्या होता है, बीजांड द्वार क्या होता है, सहायक कोशिका, अंडक कोशिका, अंड कोशिका, द्वितीय केंद्रक, भ्रूण कोश, प्रतिध्रुवीय केंद्रक, अध्यावरण, बीजांड काय और निभागा, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या डिटेल से पढ़ने वाले हैं? तो देखिए बीजांड की संरचना में हम लोग बीजांड वृत्त यानी डंठल पढ़ेंगे, बीजांड काय यानी मुख ऊतक पढ़ेंगे, अध्यावरण यानी सुरक्षात्मक परत पढ़ेंगे, और अंदर की स्थित भ्रूण कोश हम लोग पढ़ेंगे यानी मादा युग्मक भिद से मिलकर, ये सब मिलकर क्या बीजांड बनता है। तो हम लोग बीजांड की संरचना में बीजांड वृत्त यानी डंठल पढ़ेंगे, बीजांड काय मतलब मुख ऊतक, अध्यावरण यानी सुरक्षात्मक परत पढ़ेंगे, अंदर की स्थिति यानी भ्रूण कोश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब से मिलकर क्या बीजांड की संरचना होती है। ये सब से मिलकर बीजांड की संरचना होती है। जैसे में आप यहाँ पर देखिए बीजांड वृत्त हो गया, ये हिलम हो गया, ये अध्यावरण हो गया इंटरगेमेटेस, और ये बीजांड यानी माइक्रोपाइलर हो गया, आपको अपरा हो गया यानी प्लेसेंटा, यानी निभागा हो गया, चलाजा हो गया। आपको बीजांड काय के बारे में पढ़ना है यानी न्यूक्लियस और भ्रूण कोश के बारे में पढ़ना है। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अपरा होता है, अपरा बीजांड वृत्त और अंडाशय को जोड़ने वाली जोड़ता है। अपरा क्या? बीजांड वृत्त और बीजांड को जोड़ता है। क्या? आपको बीजांड वृत्त क्या बीजांड वृत्त और अंडाशय को जोड़ता है। अंडाशय बीजांड वृत्त और अंडाशय को जोड़ता है। तो अपरा किसको जोड़ता है? बीजांड वृत्त और अंडाशय को जोड़ता है। अपरा किसको जोड़ता है? अपरा किसको जोड़ता है? तो बीजांड वृत्त और अंडाशय को जोड़ता है। अपरा किसको जोड़ता है? बीजांड और वृत्त अंडाशय को जोड़ता है। देखिए अपरा यहाँ पे होता है, इसको क्या अपरा बोलेंगे? अपरा। तो चलिए हम लोग आगे चल देखते हैं। बीजांड वृत्त यानी फिनिकल, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बीजांड वृत्त। देखिए बीजांड वृत्त ये है, दिख रहा है? इसको क्या बीजांड वृत्त बोलेंगे। इसको बीजांड वृत्त बोलेंगे, बीजांड वृत्त। ये आपका बीजांड वृत्त है। देखिए तो बीजांड वृत्त यानी फिनिकल, यह एक छोटी डंडी जैसी संरचना होती है। क्या? यह एक छोटी डंडी जैसी संरचना होती है, जिसके द्वारा बीजांड बीजांड और अंडाशय की दीवार यानी प्लेसेंटा अपरा, ये अमरा नहीं होगा, ये अपरा होगा, अपरा अपरा से जुड़ा रहता है। तो बीजांड वृत्त या बीजांड और अंडाशय की दीवार और प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। देखिए जिसके द्वारा बीजांड अंडाशय की दीवार यानी प्लेसेंटा अपरा से जुड़ा रहता है। तो बीजांड वृत्त किससे जुड़ा रहता है? बीजांड और अंडाशय के दीवार यानी प्लेसेंटा अपरा से जुड़ा रहता है। इसके भीतर संवहनी ऊतक पाया जाता है। बीजांड वृत्त के अंदर क्या संवहनी ऊतक पाया जाता है यानी वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो इसके भीतर क्या बीजांड वृत्त के अंदर क्या वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक होते हैं। तो इसके भीतर संवहनी यानी वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो विकसित हो रहे बीजांड या बीज, क्या विकसित हो रहे बीजांड या
वृत्त को पानी, आवश्यक पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में मदद करता है। तो बीजांड वृत्त में संवहनी ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यू होता है जो विकसित हो रहा है बीजांड या बीज पानी और आवश्यक पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में मदद करता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग इसको बाद हिलम देखेंगे। क्या हिलम यानी नाभिका। देखिए यहाँ पर है नाभिका। हिलम। तो हम लोग नाभिका यानी हिलम देखने वाले हैं। क्या हिलम, इंग्लिश में इसको हिलम भी बोलते हैं। हालांकि बायोलॉजी में ज़्यादातर इंग्लिश में ही चलता है, बट हमको इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, आप समझ सकते हैं, इसलिए हिंदी में भी दिखा देते हैं। तो चलिए इसको क्या बोलते हैं, हिलम। बीजांड के वह बिंदु या क्षेत्र, बीजांड की वह बिंदु या क्षेत्र जहाँ बीजांड वृत्त यानी बीजांड के मुख्य शरीर से जुड़ता है या एक तरह का अस्कार दाग होता है। जब आप बीच देखते होंगे, आप बीच देखते होंगे तो यहाँ पर उजला उजला टाइप के दिखता होगा। ये बीच है। जैसे में आप राजमा का चावल ले लीजिए, यहाँ पर दाग टाइप के दिखेगा बीच में। या चना का ले लीजिए, उसमें दिखेगा। या मटर, जब हम मटर को खाते हैं तो उसमें ये मटर हो गया, इसमें दाना रहता है, तो ये इसमें जब इससे जुड़ा रहता है यहाँ पर निकलता है तो वो दाग जैसा संरचना पाई जाता है। देखिए इसे ऐसे रहता है, तो उसी को क्या हिलम बोलते हैं। तो वही जब आप राजमा, चना और मटर के दाने को देखते हैं तो उसमें मुड़े हुए हिस्से पर सफेद या हल्के रंग का एक छोटा सा निशान होता है। एक छोटा सा निशान होता है, वही नाभिका यानी हिलम कहलाता है। वही हिलम है। देखिए आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए दिखा, इसको क्या हिलम बोलेंगे, इसको हिलम बोलेंगे। ये चना में देखिए यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पे, ये राजमा में यहाँ पे है, चना में यहाँ है, देखिए मटर में, इसको का हिलम बोलेंगे। दिखा, ये आपका हिलम हो गया। तो हिलम इसी को बोलेंगे जो बीज में दाग जैसा दिखता है, उसको हिलम बोलेंगे। तो चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं। देखिए आपको हिलम हो गया, इसको क्या हिलम बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अध्ययवरण इंटरगेमेटेस। अध्ययवरण यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। क्या अध्ययवरण, तीसरा हो जाएगा अध्ययवरण यानी इंटरगेमेट्स। क्या इंटरगेमेट्स, तो हम लोग देखने वाले हैं इंटरगेमेट्स। देखिए अध्ययवरण आपको यहाँ पर दिखेगा। ये बाहरी परत होता है, ये कैसे हो गया, ये दो परतों से मिलकर बना है, इसको क्या अध्ययवरण बोलते हैं। ये दो या तीन परतों से मिलकर, एक या दो परतों से मिलकर बनते हैं, इसको क्या अध्ययवरण हम लोग बोलते हैं। तो इसको क्या हम लोग अध्ययवरण बोलेंगे, इसको इसको अध्ययवरण बोलेंगे। एक या दो परतों से मिलकर बना होता है। तो यह बीजांड की बाहर से ढकने वाली सुरक्षात्मक परत है, यानी बीजांड को सुरक्षा प्रदान करता क्या, अध्ययवरण यानी इंटरगेमेट्स। इंटरगेमेट्स क्या करता है, तो बाहरी बीजांड को, बाहर से बीजांड को रक्षा प्रदान करता है। तो देखिए बीजांड बाहर से ढकने वाली सुरक्षात्मक परतें होती है, आमतौर पर दो परत होती है। आमतौर पर कितने परत दिखाएं, यहाँ पर दो परत होती है, एक ए और एक ए। और बाहरी अध्ययवरण को आउटर इंटरगेमेट यानी बाहर वाला को आउटर इंटरगेमेट बोलते हैं। क्या
आउटर इंटरगैमेट, इंटरगैमेट, और अंदर वालों को इनर इंटरगैमेट बोलते हैं। क्या? इनर। इंटरगैमेट बोलते हैं। तो ये इसको बाहर वाला को आउटर इंटरगैमेट बोलते हैं, बाहर वाला को आउटर इंटरगैमेट बोलते हैं, और अंदर वाला को इनर इंटरगैमेट बोलते हैं। तो बाहर वाला को आउटर इंटरगैमेट और अंदर वाला को इनर इंटरगैमेट बोलते हैं। यानी बाहरी अध्यावरण और अंदर वाला को आंतरिक अध्यावरण बोलते हैं। यह यही परत बाद में बीज के छिलके का रूप ले लेता है। अध्यावरण बाद में जाकर क्या छिलका का रूप ले लेता है। तो अध्यावरण बाद में जाके बीज का छिलका का रूप ले लेता है। देखिए यहाँ पर राजमा, देखिए ये क्या है, अध्यावरण किसका रूप ले लेता है? यह बाहरी छाल को, जो हार्ड कड़ा देखते हैं बीज का, इसको अध्यावरण रूप ले लेता है। बाद में किसका रूप ले लेता है? तो ये छाल का रूप ले लेता है। यह विकास के दौरान बीजों को रक्षा प्रदान करता है। तो इसका मुख्य काम क्या है? तो बीज को रक्षा प्रदान करना। तो इंटरगेमेट का क्या काम है? तो बीज को रक्षा प्रदान करना। अध्यावरण को क्या काम है? तो बीज को रक्षा प्रदान करना। वही अध्यावरण बाद में जाकर क्या छिलका का रूप ले लेता है। तो अध्यावरण बाद में किसका रूप ले लेता है? तो छिलका का रूप ले लेता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइलर देखने वाले हैं आप। यह चौथा हो जाएगा ही माइक्रोपाइलर। बीजांड की संरचना में चौथा हम लोग देख रहे हैं माइक्रोपाइलर। देखिए यहाँ पर बीजांड द्वार है। ये आपका बीजांड द्वार है। क्या? बीजांड द्वार, इसको बीजांड द्वार बोलते हैं। देखा, इसको क्या बीजांड द्वार बोलेंगे। ये आपका बीजांड द्वार हो गया। बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइलर। ये क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर। यह अध्यावरण इंटरगैमेट बीजांड के पूरी तरह से नहीं ढकता है। तो यह अध्यावरण है, यहाँ पर पूरी तरह से नहीं ढकता है। क्या? ये अध्यावरण बाहरी कवच है जो पूरी तरह से यहाँ पर नहीं ढकता है, और शीर्ष पर एक छोटा सा छिद्र छूटा रहता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर छोटा सा छिद्र छूटा रहता है, इसी को बीजांड द्वार कहते हैं। छोटा रहता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन के समय पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब इसी रास्ते से अंदर प्रवेश करता है। निषेचन के समय पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका इसी रास्ते से अंदर की ओर प्रवेश करके फर्टिलाइजेशन करता है, यानी निषेचन का क्रिया अंदर में ही करता है। नर युग्मक से स्पर्म सेल लेकर बीजांड इसी रास्ते से, यानी नर से स्पर्म यानी परागकण, स्पर्म सेल इसी रास्ते से अंदर प्रवेश करता है। क्या? बीजांड द्वार से ही प्रवेश करता है, और ताकि एक यानी फर्टिलाइजेशन कर सके यानी निषेचन कर सके, अंडा अंदर जाकर निषेचन कर सके। तो बीजांड द्वार से ही नर युग्मक यानी स्पर्म सेल अंदर प्रवेश करता है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। निभाग यानी चला जा। पांचवा में हम लोग बीजांड के पांचवा भाग देख रहे हैं, चला जा। चला जा निभाग, देखिए यहाँ पर है निभाग यानी चला जा। या क्या होगा? चला जा। इसको क्या बोलेंगे? चला जा।
तो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत में होता है। यहाँ नहीं है, ये तो नाभिकीय हो गया। देखिए निभागा यहाँ पर है, चला जा, ये यहाँ पर है निभाग। तो बीजांड द्वार, देखिए बीजांड द्वार हो गया, इसका ठीक विपरीत में है। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत यानी अपोजिट टाइप, अपोजिट साइड में है। तो देखिए बीजांड द्वार के अपोजिट साइड में क्या निभाग यानी चला जा है। यहाँ बीजांड द्वार के ठीक विपरीत अपोजिट स्थित बीजांड का आधार भाग पर निभाग कहलाता है। यहीं से अध्यावरण की शुरुआत होती है। देखिए यहीं से अध्यावरण की शुरुआत होती है, यानी छिलका का काम करता है, बाद में जाकर अध्यावरण। तो अध्यावरण यहीं से शुरुआत करता है। चलाजा मुख्य रूप से संवहनी ऊतक वेस्कुलर टिश्यू से जुड़ा होता है और बाद में पौधे के मुख्य भाग से आने वाली आवश्यक पोषक यानी न्यूट्रियस और पानी इसी रास्ते से होते हुए भ्रूण कोश और विकसित विकसित यहाँ गलती लिखा गया हो जाए, विकसित हो रहे बीजों तक पहुंचता है। तो निभाग से ही आवश्यक पोषक पोषक तत्व यानी न्यूट्रियस और पानी इसी रास्ते से भ्रूण कोश, देखिए ये भ्रूण कोश हो जाएगा, भ्रूण कोश और बीज तक पहुंचती है। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। ये आपका भ्रूण कोश छठा हो गया। हम लोग भ्रूण कोश अच्छा से पढ़ेंगे क्या। तो देखिए भ्रूण कोश एम्ब्रॉय सेल, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको अच्छा से देखिएगा। भ्रूण कोश, ये आपका भ्रूण कोश हो गया। इसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश, इसको भ्रूण कोश बोलते हैं। देखिए बीजांड हो गया, पूरा को बीजांड बोलते हैं, इसी को अंदर को हम लोग भ्रूण कोश बोलते हैं। इसको क्या हम लोग भ्रूण कोश बोलते हैं। तो पूरा बीजांड हो गया, बीजांड के अंदर की संरचना को हम लोग भ्रूण कोश बोलते हैं, इसी में बीज विकसित होता है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे डिटेल से। ये आपका भ्रूण कोश का इमेज हो गया, आप इसको बना भी सकते हैं। ये आपका भ्रूण कोश हो गया, ये भ्रूण कोश है, क्या भ्रूण कोश। आपका क्या भ्रूण कोश है। यही आपका भ्रूण कोश हो गया। तो भ्रूण कोश बारे में हम लोग डिटेल से वो अच्छा से पढ़े हैं क्वेश्चन। तो देखिए भ्रूण कोश मादा युग्मक भेद यानी फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मक भेद यानी फीमेल गैमेटोफाइट बीजांडकाय के ठीक बीच में होता है, बीजांडकाय के बीच ठीक बीच में ये होता है। ठीक बीच एक थैली जैसी संरचना होती है जिसको भ्रूण कोश कहते हैं। यह परिपक्व यानी मैच्योर भ्रूण कोश, मैच्योर भ्रूण कोश में 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकाएं यानी 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियर होता है। इसमें कोशिकाएं इसी तरह व्यवस्थित होती हैं। इसमें 7 कोशिका है और 8 केंद्रक होता है। इसमें टोटल कितने कोशिकाएं होती है, तो इसमें 7 कोशिकाएं होती है। इसमें 7 कोशिकाएं, 7 कोशिकीय होती
है और इसमें 8 केंद्रिकाएं होती हैं। तो हम लोग इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कितनी कोशिकाएं होती है? 7 कोशिकाएं होती है, 8 केंद्रिकाएं होती है। तो भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती है? तो 7 कोशिकाएं होती है और 8 क्या केंद्रिकाएं होती है। तो देखिए, अब हम लोग इसको देखने वाले हैं। ये आपका भ्रूण कोश हो गया। इसको क्या बोलेंगे? भ्रूण कोश। ये आपका भ्रूण कोश हो गया। ये आपका पूरा भ्रूण कोश हो गया। कलर दिख रहा? हाँ, चलिए ठीक है। तो ऊपर के भाग को यानी चलाजा कहते हैं और नीचे के भाग को हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। देखिए, बीजांड द्वार हो गया। इसको क्या बीजांड द्वार बोलते हैं? ऊपर की हम लोग चलाजा बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े 7 कोशिकाएं, 7 कोशिका। 7 कोशिकाएं पढ़े। तो देखिए 7 कोशिका। ये एक कोशिका हो गया। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं, कलर का बहुत पंगा है। एक कोशिका हो गया, ये 2 कोशिका हो गया और ये 3 कोशिका हो गया। 3 कोशिका जोड़ा दिए। ऊपर का 3 कोशिका, नीचे में भी 3 कोशिका हो गया। 1 2 और 3, 3 और 3 6 कोशिका और एक बीच में बड़ा वाला 7 कोशिका। तो टोटल कितनी कोशिकाएं हो गए? तो 7 कोशिका। एक है, 2, 3, ये बड़ा वाला 4 और 3 नीचे के 4 और 3 7। तो टोटल भ्रूण कोश में टोटल केंद्रिका कितनी होती है? तो 7 होती है। 3 ऊपर, 3 नीचे और एक बीच में बड़ा वाला। तो केंद्रिकाएं कितनी होती है? कोशिकाएं कितनी होती है? 7। और केंद्रिकाएं कितनी होती है? 8। चलिए अब हम लोग केंद्रिकाएं को गिनते हैं। 8 केंद्रिकाएं। हम लोग 8 केंद्रिकाएं को देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग कोशिकाएं देख लिए, अब हम लोग केंद्रिकाएं गिनेंगे। देखिए, बीच में एक हो गया, एक बीच में एक और एक बीच में, टोटल कितने हो गए? 3। तो एक केंद्रिकाएं, 2 केंद्रिकाएं, 3 केंद्रिकाएं और नीचे 3 केंद्रिकाएं। एक केंद्रिकाएं, 2 केंद्रिकाएं, 3 केंद्रिकाएं, टोटल कितने? अभी 6 गिने हैं। 3 ऊपर, 3 नीचे, अभी 6 केंद्रिकाएं हो गए। 2 और बचा हुआ। तो है देखिए, 2 बीच में बड़ा वाला कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, केंद्रिकाएं होते हैं। तो हम लोग 3 ऊपर, 3 नीचे, 3 ऊपर और 3 नीचे और बीच में 2 केंद्रिकाएं देखे। तो देखिए, 1 केंद्रिकाएं, 2 केंद्रिकाएं, 3 केंद्रिकाएं, 4 केंद्रिकाएं, 5 केंद्रिकाएं, 6 केंद्रिकाएं, 7 केंद्रिकाएं और ये 8 केंद्रिकाएं। टोटल कितना हो जाएगा? 8 केंद्रिकाएं। तो हम लोग देखे 7 कोशिकाएं देखे और हम लोग 8 केंद्रिकाएं देखे। देखिए, इसको क्या बोलते हैं? ये तीनों को हम लोग बोलते हैं प्रतिबेशांत कोशिका। तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबेशांत कोशिका। इसको क्या प्रतिबेशांत कोशिका बोलते हैं। ऊपर वाला तीनों को क्या प्रतिबेशांत कोशिका बोलते हैं। तो ऊपर वाला को क्या प्रतिबेशांत कोशिका बोलते हैं। ऊपर वाला को क्या प्रतिबेशांत कोशिका बोलते हैं। इंग्लिश में एटीपोडल सेल, एटीपोडल सेल,
इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। और ये बीच वालों को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रिका, यानी पोलर न्यूक्लियस। बीच वालों को क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस यानी ध्रुवीय केंद्रक। तो बीच वाला को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। बीच वाले को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। और देखिए नीचे वालों को, ये दो दिख रहा है, ये साइड वाला दो को हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं, यानी साइनोगाइड। साइनोगाइड, दो सहायक कोशिका को हम लोग साइनोगाइड बोलेंगे, और नीचे वाला को हम लोग अंड कोशिका बोलेंगे, यानी एक सेल। ये नीचे वाला को हम लोग एक सेल बोलेंगे, एक सेल। तो हम लोग एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसको, क्या यानी ध्रुवीय केंद्रक, सहायक कोशिका, अंड कोशिका और प्रतिबेशांत कोशिका। हम लोग ये सबको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो क्या, प्रतिबेशांत कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक और सहायक कोशिका और अंड कोशिका यानी एक सेल, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट। देखिए यहाँ पे अंड, अंड उपकरण यानी एग सेल, तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं अंड उपकरण के बारे में। नीचे वाला तीन को हम लोग देखेंगे, नीचे तीन है जो उसको हम लोग देखेंगे। इसको क्या अंड उपकरण बोलेंगे, अंड उपकरण। यह भ्रूण कोश के बीजाणु द्वार छोर माइक्रोपाइलर एंड की ओर स्थित होती है। इसको हम लोग क्या, बीजाणु द्वार यानी माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड किधर रहता है, तो अंड उपकरण बीजाणु द्वार के साइड में, इसी साइड में यानी नीचे में रहता है। देखिए यहाँ पे नीचे में इसको, यह भ्रूण कोश के बीजाणु द्वार छोर यानी माइक्रोपाइलर एंड की ओर स्थित होता है, यानी यह नीचे की ओर स्थित होता है। माइक्रो जहाँ बीजाणु द्वार होता है उसी की ओर स्थित होता है। अंड कोशिका एक सेल या मुख मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट है। इसको क्या, फीमेल गैमेट बोलते हैं, फीमेल गैमेट। ये अंड कोशिका को फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। तो अंड कोशिका नहीं, एक सेल या मुख मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट है। मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट है जो मध्य में स्थित होता है। ये देखिए बीच में स्थित है, ये क्या बीच में स्थित होता है। नर युग्मक के साथ मिलकर यही युग्मनज यानी जैगोट बनाती है। ये अंड कोशिका यानी एक सेल दिख रहा है, यही पराग कण के साथ मिलकर यह जैगोट का निर्माण करता है, यानी निषेचन जब करता है उसके बाद यह जैगोट का निर्माण करता है, यानी युग्मनज का निर्माण करता है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है तो ये एक युग्मनज यानी जैगोट का निर्माण करता है। तो जैगोट को युग्मनज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो फीमेल गैमेट और नर युग्मक यानी मेल गैमेट के साथ मिलकर यानी मेल गैमेट, यानी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिलकर जैगोट का निर्माण करते हैं। फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट मिलकर क्या, जैगोट का निर्माण करता, जैगोट का निर्माण करता है। यानी फीमेल गैमेट मेल गैमेट मिलकर क्या, जैगोट का निर्माण करता है। तो जिससे आगे चलकर भ्रूण में विकसित होता है, यही आगे चलकर भ्रूण में सहायक कोशिका यानी सेकेंडरी कोशिका, ऊपर वाला को ये और ये, ऊपर वाला का दो, ये सहायक कोशिका होगा। तो सेकेंडरी सहायक यानी साइनोगाइड, अंड कोशिका के दोनों तरफ एक एक सहायक कोशिका होती है, यानी एक सेल के दोनों तरफ एक एक सहायक कोशिका होती है। इसमें विशेष अंगुलियों जैसी संरचना पाई जाती है, इसमें अंगुलियों जैसी संरचना पाई जाती है। इसका फिगर एक है, आप एनसीईआरटी में देखिएगा इसको फिगर में। यहाँ पे अंड कोशिका में ऐसे ऐसे संरचना पाई जाती है, अंगुलियों जैसी संरचना पाई जाती है। जिन्हें टू तंतु यानी समूच यानी फिलिफोर्म
बोलते हैं। ये पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब को भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश करने में मार्गदर्शन दिखाता है। इसका सहायक कोशिका का काम क्या है? यानी पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका को ये रास्ता दिखाता है। सहायक कोशिका का काम क्या है? पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब को भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश करने में मार्गदर्शन करती है। तो सहायक कोशिका का काम क्या है? तो पोलन ट्यूब को भ्रूण कोश तक पहुंचने में यानी मार्गदर्शन करने में सहायता करता है। तो चलिए हम लोग अंडा देखें, ये टोटल हम लोग देख लिए। चलिए इसको आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रतिबेसांत कोशिका। हम लोग तीन को ये देखने वाले, ऊपर वाला तीनों को, यानी प्रतिबेसांत कोशिका यानी एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल तो देखिए इसको हम लोग देखेंगे। प्रतिबेसांत कोशिका यह भ्रूण कोश को निभागीय छोर यानी चलाजा एंड यानी अंडा उपकरण के ठीक विपरीत दिशा में होती है। देखिए यहाँ पे चलाजा, चलाजा के ठीक बगल में और अंडा कोशिका के ठीक विपरीत। ये कहाँ पर स्थित होती है? प्रतिबेसांत कोशिका ये चलाजा के ठीक पास में, ये यहाँ पर चलाजा होगा, यहाँ पर चलाजा उसको, और अंडक कोशिका यानी नीचे वाले कोशिका को ठीक विपरीत यानी ऊपर में। तो यह भ्रूण कोश के निभागीय छोर यानी चलाजा इंड यानी अंडक उपकरण यानी नीचे का ठीक विपरीत में स्थित होती है। इसकी संख्या 3 होती है। इसकी टोटल कितनी संख्या होती है? 3 संख्या होती है। यह 3 देखिए, यानी प्रतिवेशांत की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 3 होती है। यह कोशिका आमतौर पर निषेचन से पहले या तंतु के बाद नष्ट हो जाती है। जब निषेचन करता है यानी पोलर ट्यूब अंदर जाकर निषेचन करता है तो ये प्रतिवेशांत कोशिका नष्ट हो जाती है। प्रतिवेशांत कोशिका नष्ट हो जाती है। इसका मुख्य कार्य भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करना है। इसका मुख्य काम क्या है? भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करना यानी न्यूट्रिएंट प्रदान करना। तो प्रतिवेशांत कोशिका का काम क्या है? तो भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करना, और ये जब परिपक्व हो जाती है तो ये नष्ट हो जाती है। प्रतिवेशांत कोशिका नष्ट हो जाती है। इसकी संख्या कितनी है? 3 है। चलिए हम लोग एक और बच गया है, केंद्रीय कोशिका यानी सेंट्रल सेल। तो हम लोग सेंट्रल सेल देखते हैं। ये आपका तीसरा सेंट्रल सेल हो गया। देखिए सेंट्रल सेल हो गया, बीच में इसको सेंट्रल सेल यानी ध्रुवीय केंद्रक या सेंट्रल सेल यानी कोशिका, केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। यह सबसे बड़ा होता है, पोलर न्यूक्लियस। तो देखिए हम लोग इसको देखिए, यह भ्रूण कोश के मध्य में स्थित होती है। यह क्या भ्रूण कोश के मध्य में स्थित होती है। यह क्या बीच में स्थित होती है। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इसमें क्या 2 ध्रुवीय केंद्रक होती है। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, पोलर न्यूक्लियर पाए जाते हैं। निषेचन के ठीक पहले से, निषेचन के ठीक पहले ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर एक द्विगुणित यानी 2n केंद्रक बन जाता है। तो निषेचन के ठीक पहले ये दोनों ध्रुवीय केंद्र आपस में मिलकर द्विगुणी यानी द्विगुणी द्वितीय केंद्रक बन जाता है। जब यह दूसरा नर युग्मक इससे मिलता है तो त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिससे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में 3n बनता है। यही आगे चलकर भ्रूण कोश को पोषक देने का भ्रूण कोश यानी इसका क्या क्या है? भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग का पुष्प का फीमेल पार्ट यानी जयांग खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पोलिनेशन देखने वाले हैं। इसके बाद क्या हम लोग पोलिनेशन देखने वाले हैं।
एक मिनट रुकिएगा, आप लोग को बढ़िया चीजें देखिए। ये भ्रूण कोश हुआ, क्या इसको भ्रूण कोश बोलते हैं। भ्रूण कोश में 4 कोशिकीय होता है। ये तीन अक्रियाशील होती है और एक क्रियाशील होती है। भ्रूण कोश में 4 कोशिकाएं होती है, 3 अक्रियाशील होती है और तीन तीन अक्रियाशील होती है और एक अक्रियाशील 3 अक्रियाशील होती है और एक क्रियाशील होती है। तो भ्रूण कोश में 4 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें 3 अक्रियाशील होती है और एक क्रियाशील होती है। और ये अक्रिया कोशिकाएं आगे चलकर ये एक कोश जाती है, एक कोशिकीय, फिर बाद में आप हो क्या विभाजन करके विभाजन करने के बाद इससे 2 कोशिका निर्माण होती है, इससे 2 कोशिका का निर्माण होता है। इससे क्या 2 कोशिका को निर्माण होती है। और ये समसूत्री विभाजन करके समसूत्री विभाजन करके ये 2 कोशिकाएं में बढ़ जाती हैं। फिर ये समसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाएं में बढ़ जाती हैं और एक कुछ क्रिया करके इधर उधर अपना क्रियाकलाप करके जीव द्रव बनाती है। क्या जीव द्रव। यह जीव द्रव बनाती है। जब जीव द्रव बनाती है तो यहाँ देखिए, यह कोशिका और यह कोशिका इधर की ओर बढ़ती है और यही कोशिका इधर की ओर बढ़ती है और 3 इधर रह जाती है, 3 इधर रह जाती है, 3 ऊपर और 3 नीचे रह जाती है। एक क्या आपको दिखा, भ्रूण कोश। तो समझ में आया। टोटल 4 कोशिकीय होती है, 3 अक्रियाशील होती है और एक क्रियाशील होती है। एक क्रियाशील कोशिका है, फिर एक कोशिकीय बनती है, इससे विभाजन होकर 2 कोशिकीय बनती है, फिर इसे समसूत्री विभाजन होकर 4 कोशिका बनती है, फिर इसे विभाजन होकर 8 कोशिका बनती है, फिर अपना क्रियाकलाप करके जीव द्रव का निर्माण करता है। जीव द्रव के थ्रू एक कोशिका इधर नीचे से और एक कोशिका ऊपर से ये आकर बीच में बड़ी वाली कोशिकाएं होती है और फिर बड़ी वाली कोशिका ये आपको दिख रहा। तो आप समझे। तो चलिए हम लोग का पुष्प का फीमेल पार्ट जयांग यानी यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ से हम पोलिनेशन यानी परागन स्टार्ट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या परागन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में परागन यानी स्वपरागन परागन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोलिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट भी करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी अगला क्लास में। हाँ, आप इसको क्लास पीछे नहीं, इससे पीछे क्लास का नहीं देखें तो जाकर आप उसको देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो अब हम अगला क्लास में पोलिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, आप बने रहिए इस चैनल पर। तो चलिए, धन्यवाद।